औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it is my lecture number 12 for the students of BS English 4th semester and my topic is complex structures. आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स से मुतल्लिक पढ़ेंगे और इसके अलावा एकेडमिक विकेबलरी भी हमारा टॉपिक है। दो टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स शायद मैं पहले भी किसी जगह पे आपको मुख्तसर पढ़ा चुका हूँ। पहले अपने टॉपिक को जरा क्लियर कर लिया जाए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड एकेडमिक विकेबलरी, ये दो टॉपिक्स हैं आज के इस लेक्चर के लिए। और जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 10 में कहा था कि मेरे कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि मैं डिलीवर नहीं कर पाया, लेकिन मेरी लेक्चर्स की लिमिट ख़त्म हो गई है, लिहाजा वो टॉपिक्स या तो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर अलॉट करूँगा या फिर मैं उसको एक्स्ट्रा लेक्चर्स में डिलीवर करूँगा। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 12 है, एक्स्ट्रा लेक्चर है। मेरा मकसद है कि मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूं, आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाए, वरना आपको असाइनमेंट के तौर पर टॉपिक अलॉट कर देना, अपनी जान छुड़ा लेना बड़ा आसान था। तो शुरू करते हैं जी। टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। द 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारे पास सेंटेंस की 4 टाइप्स सेंटेंस स्ट्रक्चर की 4 टाइप्स हुआ करती हैं। There are 4 types of sentence structure: simple, compound, complex and complex compound। ये 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जी हमारे पास, जिसे हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ये सबसे पहले आ जाता है जी सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर में अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज contains a subject and a verb and expresses a complete thought। सिंपल सेंटेंस सादा फिक्रा जिसमें एक क्लॉज होती है। क्लॉज मतलब हम अपनी समझ के लिए इसका तर्जुमा करते हैं एक टुकड़ा, अ पीस। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होती है और इस एक क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी है, और वो बात की पूरी वजाहत कर दे। जैसे आई लाइक कॉफ़ी, मैरी लाइक्स टी, द अर्थ गोज राउंड द सन, मैरी डिड नॉट गो टू द पार्टी। ये सब क्या है जी? ये सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंस बनाने के सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे। मैं ज़रा इसकी अलाइनमेंट सेट कर लूँ क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और ये चूँकि इब्तदा में है, शुरू में है, इसकी अलाइनमेंट का सही रहना ही मुनासिब है। ओके, अब मुनासिब है। दूसरे नंबर पे है जी कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। कंपाउंड मतलब होता है मुरक्कब। अ कंपाउंड सेंटेंस
is two or more independent clauses joined by a conjunction और semicolon। जब टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कोई कंजंक्शन जोड़ देती है या कोई सेमीकोलन उनको आपस में मिला देता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है। ईच ऑफ दीज क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन, और इनमें से हर एक क्लॉज अपनी ज़ात में एक मुकम्मल फिक्रा है। इसकी एग्जांपल, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। इसमें गौर कीजिए कि आई लाइक कॉफ़ी, ये तीन लफ्ज़ एक क्लॉज बनते हैं, एक पूरा फिक्रा है आई लाइक कॉफ़ी। अगर मैं इसके आखिर पे एक सेकंड के लिए फुल स्टॉप लगा दूं तो ये लीजिए ये मुकम्मल सेंटेंस है। लेकिन हमने फुल स्टॉप की जगह एंड लगा रखा है जो कि कंजंक्शन है। कंजंक्शन फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में कंजक्ट करती है, ज्वाइन कर देती है, मिला देती है। इस फिक्रे का सेकंड पार्ट मैरी लाइक्स टी, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिक्रे का एक आज़ाद हिस्सा है, ये भी अपनी ज़ात में एक मुकम्मल फिक्रा है। तो इस तरह की दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिला देना कोई कंजंक्शन लगाकर, जैसे एंड, बट, बिकॉज वगैरह, तो ये कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाता है, मुरक्कब। मैरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी। आर कार ब्रोक डाउन वी केम लेट। इसमें सेमीकोलन का इस्तेमाल है। आर कार ब्रोक डाउन, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, ये एक मुकम्मल फिक्रा है अगर इसके आखिर पे फुल स्टॉप लगा दिया जाए। वी केम लेट, हम देर से आए, इसके आखिर पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों क्लॉजेस को दरमियान में सेमीकोलन लगाकर जब अलहदा किया गया तो इस तरह का सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है, और इसका स्ट्रक्चर कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर है। These are 7 coordinating conjunctions। अब फिक्रे को आपस में कोऑर्डिनेट करने वाली, मिलाने वाली 7 कंजंक्शंस होती है। वो है एंड, बट, और, नॉट, फॉर, येट, सो। ये कोऑर्डिनेट करती हैं, फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में मिलाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं जी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स मुरक्कब, सॉरी पेचीदा, कॉम्प्लेक्स पेचीदा। और कॉम्प्लेक्स sentence consists of an independent clause plus a dependent clause। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक टुकड़ा है जो कि बिल्कुल आज़ाद है, जो अपनी ज़ात में एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है, जबकि इसका दूसरा हिस्सा डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसकी वजाहत के लिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ज़रूरी है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मुंसलिक है, जुड़ी हुई है, उसके बगैर उसकी वजाहत नहीं होती। तो आई रिपीट द सेंटेंस, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज। अ डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट्स विद अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है वो एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है और रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक वर्ब है, बट डस नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन ये मुकम्मल फिक्रा बयान नहीं करती, मुकम्मल मैसेज कन्वे नहीं करती। वी मिस्ड आवर प्लान बिकॉज वी वर लेट। हमारा मंसूबा रह गया क्योंकि हम देर से थे, या फिर वी मिस्ड आवर प्लेन, सॉरी, हम जहाज़ से रह गए क्योंकि हम देर से। आर डॉग बार्क्स, हमारा कुत्ता भौंकता है। व्हेन शी हियर्स अ नॉइस, जब वो आवाज़ सुनता है। अब इस फिक्रे में आर डॉग बार्क्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कुत्ता भौंकता है, आर डॉग बार्क्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ मिलाया गया। व्हेन शी हियर्स अ नॉइस, कब भौंकता है, जब से कोई आवाज़ सुनाई दे। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज, दरमियान में व्हेन जो कि एक कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसको मिलाकर जो सेंटेंस बना उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। He left in a hurry after he got a phone call। He left in a hurry, वो तेजी में चला गया, कब चला गया, after he got a phone call। Do you know the man, क्या आप जानते हो उस शख्स को, who is talking to Mary, जो कि मैरी से बातें कर रहा है।
Here are some common subordinating conjunctions. अब subordinating conjunctions इनको आपने याद रखना है। ये अल्फाज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं कब, जब ये फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में मिला रहे हों। आफ्टर, ऑल दो, एज, बिकॉज, बिफोर, हाउ, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, विदर, वाइल वगैरह, ये सब क्या हैं, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। ऊपर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट करने वाले, वो था एंड, बट, और, नॉट, फॉर, येट। ठीक है। उसके बाद here are 5 basic relative pronouns that, which, who, whom, whose, ये relative pronouns कहलाते हैं जो कि फिक्रे के दो हिस्सों को आपस में रिलेट करते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। जिसके नाम से ही वाज़ेह है ये काफ़ी पेचीदा चीज़ होती है। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस consist of at least 2 independent clauses and 1 or more dependent clauses। जब किसी फिक्रे में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और 2 या 1 या इससे ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं तो वो कंपाउंड भी है, वो कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। इसकी एग्जांपल, जॉन डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज इल सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी। जॉन डिड नॉट कम एक हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही वॉज इल वो बीमार था, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम बिकॉज को निकाल लें, ही वॉज इल, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो मैरी वॉज नॉट हैप्पी, अब मैरी के नाखुश होने की वजह क्या है, जॉन डिड नॉट कम, जॉन वॉज इल, ये क्या है जी, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इन 3 मुख्तलिफ तरह की क्लॉजेस का आपस में मिल जाना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाता है। ही लेफ्ट इन अ हरी आफ्टर ही गॉट अ फोन कॉल बट ही केम बैक 5 मिनट्स लेटर, ये एग्जांपल पहले भी आ चुकी है। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो जो डिपेंडेंट क्लॉज है जो फिक्रे के दूसरे हिस्से पर डिपेंड करती है अपनी वजाहत के लिए, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। The above sentences are basic example only. In some cases, the other arrangements are possible. For example, a dependent clause can come before an independent clause. तो ये इसकी फर्दर वजाहत है थोड़ी सी कि ये तो सिंपल एग्जांपल्स हैं। बाज़ बात ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में भी आ सकती है, डिपेंडेंट क्लॉज पहले भी आ सकती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले डिपेंडेंट क्लॉज आएगी उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था। आप लोगों से रिक्वायर किया जाता है कि जब भी आप इंग्लिश राइटिंग करें, कुछ लिखें, तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, जैसा भी है, योर स्ट्रक्चर शुड बी एक्यूरेट। अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होगा तो आपकी राइटिंग में वजन होगा, अट्रैक्शन होगी, और वो एरर फ्री राइटिंग, गलतियों से पाक तहरीर आपका कैरेक्टर है। एज ए स्टूडेंट वो आपका कैरेक्टर है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जी एकेडमिक विकेबलरी। एकेडमिक विकेबलरी यानी ऐसे अल्फाज जो स्टूडेंट्स के लेवल पर इस्तेमाल होते हैं, बुक्स में इस्तेमाल होते हैं, क्लासरूम में ड्यूरिंग द लेक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंट है, उन्हें एकेडमिक विकेबलरी कहा जाता है। तो आइए एकेडमिक विकेबलरी को देखते हैं। एकेडमिक विकेबलरी इज डिफाइंड एज वर्ड्स दैट आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन अ एकेडमिक डायलॉग एंड टेक्स्ट। ये इसकी डेफिनेशन है जी कि एकेडमिक विकेबलरी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि रिवायती तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इट रेफर्स टू वर्ड्स दैट आर नॉट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन फॉर्मल कॉन्वर्जेशन, और ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि फॉर्मल कॉन्वर्जेशन में, आम बोलचाल में कम ही मिलते हैं। ये अल्फाज किताबों में मिलते हैं, क्लासरूम में मिलते हैं। एकेडमिक विकेबलरी इज डिफाइंड एज वर्ड्स दैट आर ट्रेडिशनली यूज्ड इन एकेडमिक डायलॉग एंड टेक्स्ट। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो कि पहले वाली डेफिनेशन के बहुत करीब है, मिलती जुलती है। दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट, दे आर नॉट नेसेसरीली कॉमन और फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन। ये भी वही बात है पहले वाले, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है।
ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, किसी टॉपिक से मुतल्लिक, किसी सवाल से मुतल्लिक। एकेडमिक लैंग्वेज जिसमें एनालाइज, कॉन्ट्रैक्ट, फैक्टर, स्ट्रक्चर, माइनर एटसेट्रा शामिल हैं, इज यूज इन क्लासरूम lessons, books, assignments and tests, and students must become proficient in it to learn effectively in school and academic programs। तो कहा गया कि ये लैंग्वेज क्लासरूम में, टेस्ट में, बुक में वगैरह वगैरह इन जगहों पर इस्तेमाल होती है और तालिब इल्मों को इनसे मुतल्लिक अच्छी वजाहत मिलनी चाहिए, उनको इनसे आगाही होनी चाहिए। इट इज़ सेंट्रल टू बिल्डिंग नॉलेज एंड conceptual understanding in specific domains such as science and mathematics। और साइंस एंड मैथमेटिक्स जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें तो ये जो एकेडमिक विकेबलरी है ये बड़ी ही अहम है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स से मुतल्लिक ख़ास टर्म्स का इल्म नहीं होगा, फार्मूलाज का इल्म नहीं होगा, इनमें इस्तेमाल होने वाले स्पेसिफिक वर्ड्स का इल्म नहीं होगा, स्टूडेंट्स बात को समझ नहीं सकेंगे, कॉन्सेप्ट्स गैर वाज़े रहेंगे उनके जहन में। Students need to understand the teacher's explanation, discuss with what they are learning। Students को ज़रूरत होती है कि वो समझें teacher's explanation, जिस चीज़ की उस्तानी वजाहत करती है, discuss what they are learning, वो क्या सीख रहे हैं, read academic text and write about their learning, और फिर वो लिखें भी। ये फार्मूला बताया गया कि एकेडमिक टेक्स्ट को हमने कैसे सीखना है, टीचर की बात सुने, किताब पढ़ें, फिर अपने एक्सपीरियंसेस को लिखें। Study of academic vocabulary would list also gives students the knowledge and skills to successfully navigate school, politics and expectations। Read less, teaching academic vocabulary, word list। अब इसके बाद आपको कुछ वर्ड्स की लिस्ट फ्राहम की जाएगी जो कि एकेडमिक विकेबलरी कहलाते हैं, और ये एक बड़ी तवील लिस्ट है, कभी फारिग हों तो इसको पढ़ लीजिएगा। एकेडमिक विकेबलरी activities and instruction is important for ELL students, English language learning, who may lack the vocabulary foundation for success in learning content areas, subjects and reading academic text। तो कहा गया कि वो तालिब इल्म जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं उनके लिए एकेडमिक विकेबलरी का होना बहुत ज़रूरी है। Before students read text or learn new context, introduce key academic vocabulary that is critical to understanding। तो इससे पहले कि तालिब इल्म लैंग्वेज की गहराई में जाना शुरू करें, उन्हें एकेडमिक विकेबलरी से इंट्रोड्यूस करवाएं। इलिसिट बैकग्राउंड नॉलेज, क्रिएट कॉन्वर्जेशंस and connections and display or point out the words so that students will recognize them। ये चंद एक स्टेप्स हैं जो कि टीचर्स लेते हैं तालिब इल्मों को विकेबलरी सिखाने के लिए। वो क्या है कि इलिसिट बैकग्राउंड नॉलेज, किसी भी टॉपिक से मुतालिक पहले बैकग्राउंड नॉलेज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाए, ये टीचर का काम है। क्रिएट कॉन्वर्जेशन, उनसे गुफ्तगू की जाए। कनेक्शंस, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक पर गुफ्तगू की जाए। एंड डिस्प्ले और पॉइंट आउट, कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले की जाए। पॉइंट आउट द वर्ड्स सो दैट स्टूडेंट्स विल रिकग्नाइज देम, कुछ ख़ास अल्फाज की तरफ इशारा किया जाए, कुछ अल्फाज को हाईलाइट किया जाए, स्टूडेंट्स को बताया जाए कि ये अल्फाज हमारे इस टॉपिक में, हमारे इस सब्जेक्ट में बार बार इस्तेमाल होंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स एकेडमिक विकेबलरी से ज़रा करीब हो जाते हैं। टीच वर्ड्स दैट हैव मल्टीपल मीनिंग्स एंड अप्लाई टू अदर कंटेंट एरियाज, कुछ लफ्ज़ों के बहुत से मतलब होते हैं, ऐसे अल्फाज भी तालिब इल्मों को सिखाए जाने चाहिए, ये भी उस्ताद का काम है। एंड इंगेज स्टूडेंट्स इन एनालाइजिंग वर्ड्स टू डिटरमिन मीनिंग,
और वर्ड्स की मीनिंग्स तलाश करने की एक्टिविटी स्टूडेंट्स को दी जाए, रूट वर्ड एफिक्सिस सफिक्सिस वगैरह। क्रिएटिंग एकेडमिक vocabulary word list and pairing them with engaging activities can help students retain information more effectively. तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को इंगेज करती हैं एकेडमिक विकेबलरी हासिल करने में। हाउ कैन एकेडमिक विकेबलरी बी डेवलप्ड यूजिंग विकेबलरी स्पेलिंग सिटी। अच्छा, टीचर कैन क्रिएट देयर ओन कस्टम academic vocabulary word list to focus on key concepts। अब क्या है कि टीचर अपने सब्जेक्ट की मुताबिकत से विकेबलरी की एक लिस्ट तैयार कर सकता है अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। वो लिस्ट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कीजिए, उनको बताया जाए कि इन अल्फाज को देखें, डिक्शनरी में इनका मतलब तलाश करें, क्योंकि ये अल्फाज हमारे सब्जेक्ट्स में या हमारे लेक्चर्स में बार बार आएंगे। आपको इन अल्फाज के मतलब पता होना चाहिए, बिफोर टाइम पता होने चाहिए। और चूज फ्रॉम द वर्ड लिस्ट ऑन दिस पेज। आपको एक वर्ड लिस्ट फराहम की जा रही है, वहाँ से भी आप अल्फाज सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं। चूज फ्यूअर वर्ड्स फॉर इंस्ट्रक्शन बट ऑफर मोर इन डेप्थ स्टडी ऑफ ईच। कुछ अल्फाज आप इंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अल्फाज तालिब इल्मों को दें उनकी इन डेप्थ स्टडी के लिए, स्पेशली दोज वर्ड्स स्टूडेंट्स विल इनकाउंटर थ्रू आउट देयर एकेडमिक कैरियर। अच्छा, क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो कि तालिब इल्म अपनी सारी ज़िंदगी में सामना करते रहेंगे। हैव स्टूडेंट्स यूज सेंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस। ये मुसलसल तरीक़ाकार बताए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक विकेबलरी हासिल करने में कैसे मदद दी जा सकती है। ये काम भी उस्ताद के करने के हैं कि टीचर स्टूडेंट को एक्टिविटीज़ दें। मसलन क्या है कि हैव स्टूडेंट्स यूज सेंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस, उनको सेंटेंस लिखने की प्रैक्टिस करवाई जाए एंड पैराग्राफ राइटिंग करवाई जाए। प्रैक्टिस एकेडमिक vocabulary activities to apply new vocabulary, word knowledge, creating their own description, explanation और examples वगैरह। Teacher can create review list using a students incorrect words for extra students practice। जो अल्फाज तालिब इल्मों ने गलत इस्तेमाल किए उनकी एक अलहदा से लिस्ट बनाकर एक रिव्यू लिस्ट बनाई जा सकती है कि और फिर स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ये वो अल्फाज है जिसका आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा डिक्शनरी से इनके मानी भी देखें, इनके स्पेलिंग भी देखें, इनको दोबारा से याद करें ताकि दोबारा आप इसकी मिस्टेक ना करें। रिव्यू लिस्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई स्टूडेंट एरर पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड वेयर एडिशनल इंस्ट्रक्शन इज नीडेड। इस लिस्ट को हम इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि टीचर को मदद हासिल होती है ये जानने में कि तालिब इल्म किस तरह की मिस्टेक्स ज़्यादा कर रहे हैं अल्फाज के इस्तेमाल में। एकेडमिक वर्ड लिस्ट, इसके बाद एक वर्ड लिस्ट है जी, ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा सकती है। इससे उनके स्पेलिंग बेहतर होते हैं, अल्फाज के मानी के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। इन दिस सेक्शन यू कैन डू प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ऑल ग्रुप ऑफ द एकेडमिक वर्ड लिस्ट। यहाँ पर आप टेस्ट ले सकते हैं तालिब इल्म को। द एकेडमिक वर्ड लिस्ट AWL academic word list was developed by Avril Coxhead at the School of Linguistics and Applied Linguistic Studies at Victoria University of Wellington, न्यूजीलैंड। ये एक शख्स, एक प्रोफेसर साहब का नाम है जिन्होंने न्यूजीलैंड में AWL एकेडमिक वर्ड लिस्ट तैयार की थी, यानी ऐसे अल्फाज की लिस्ट जो कि तालीम के शोबे में, लेक्चर्स में, बुक्स में मैक्सिमम इस्तेमाल होते हैं। द लिस्ट कंटेन्स 570 वर्ड फैमिलीज, और इस लिस्ट में 570 फैमिलीज हैं। फैमिलीज वर्ड की फैमिलीज, लफ्ज़ों की फैमिलीज, विच वर सिलेक्टेड बिकॉज दे अपीयर विद ग्रेट फ्रीक्वेंसी इन ब्रॉड रेंज ऑफ एकेडमिक टेक्स्ट। और ये अल्फाज इस लिस्ट में इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि एकेडमिक टेक्स्ट में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं किताबों में। द लिस्ट डज नॉट include words that are in the most frequent 2000 words of English, the general service list।
जनरल सर्विस लिस्ट मतलब कुछ ऐसे अल्फाज हैं, 2000 अल्फाज जो कि आम बोलचाल में तो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन एकेडमिक्स में, तालीम में इनका इस्तेमाल फ्रीक्वेंट नहीं है। दस मेकिंग इट स्पेसिफिक टू एकेडमिक टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से इस टेक्स्ट की बनाई हुई ये जो लिस्ट है वो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खास हो जाती है। द AWL was primarily made so that it could be used by teachers as part of a program preparing learners for tertiary level study or used by students working alone to learn the words most needed to study at कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज। कहा गया कि ये लिस्ट बनाई गई है ताकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड अल्फाज सीख सकें। द 570 वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप्स। जो 570 अल्फाज हैं, वर्ड फैमिलीज हैं, उनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। द ग्रुप्स आर ऑर्डर्ड सच दैट द वर्ड इज द फर्स्ट ग्रुप एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स एंड दोज इन द लास्ट ग्रुप आर द लीस्ट फ्रीक्वेंट। और ये लिस्ट इस तरह से तरतीब दी गई है कि जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते चले जाते हैं, ग्रुप नंबर 7, 8, 9, तो इसमें वो अल्फाज हैं जो कि कम इस्तेमाल हो रहे हैं। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप से इनमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं। अब देखिएगा ग्रुप 1 प्रैक्टिस टेस्ट, फिर ग्रुप 2 प्रैक्टिस टेस्ट। ये मैं आपके लिए पढ़ तो नहीं रहा क्योंकि ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं इसको आपके लिए पढ़ने बैठ गया तो। मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए इसे हाईलाइट किए देता हूँ ताकि जब ये लेक्चर आपके पास पहुँचे तो ये अल्फाज आप हेडिंग के तौर पर देखें कि ये इसकी हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये 10 ग्रुप्स हैं, टोटल कुल 10 ग्रुप हैं जो कि आपने अपनी आसानी के लिए पढ़ने हैं जब कभी आपको वक्त मिल जाए। अगर सपोज आजकल टाइम नहीं है आपके पास तो आने वाले ज़माने में जब कभी आपको वक्त मिल जाए तो इन्हें तफसील से पढ़िएगा, ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए इन हेडिंग्स को सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ। दरमियान में लिखे हुए अल्फाज आपने अपनी आसानी के लिए पढ़ने हैं और पढ़ते जाने हैं। अगर आप कोई डिक्शनरी साथ रख के इसके मीनिंग्स तलाश कर लें और फिर उनको ज़ुबानी याद करें, आफ्टर योर सेमेस्टर टाइम इज़ ओवर, अपने इस 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेने के बाद फारिग दिनों में अगर आप इन अल्फाज को डिक्शनरी में से तलाश करें, इनके मीनिंग्स तलाश करें, स्पेलिंग सही रखते हुए इनको याद करें, इनकी एक लिस्ट बना लें वर्ड्स मीनिंग्स की, तो आपकी इंग्लिश विकेबलरी बहुत आला हो जाएगी, बल्कि कंप्लीट हो जाएगी। मैं तो कहूँगा कि आपकी इंग्लिश विकेबलरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको डिक्शनरी देखने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी कभी भी। इसके बाद सिर्फ 2 ग्रुप्स रह जाते हैं जी। ग्रुप नंबर 8 मैंने हाईलाइट कर दिया, 9 और 10। और 9 और 10 वाले ग्रुप को हाईलाइट कर देने के बाद हम अपना लेक्चर आज का यहाँ कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ। मैं इसका खुलासा किए देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक था जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड एकेडमिक विकेबलरी। सेंटेंस स्ट्रक्चर में पढ़ा कि इंग्लिश सेंटेंस 4 मुख्तलिफ अंदाज में बनता है। एक सिंपल सेंटेंस है, फिर कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है और चौथे नंबर पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है। ये किस तरह से बनते हैं इसकी तफसील हमने पढ़ ली। उसके बाद एकेडमिक विकेबलरी पढ़ा। हमने पढ़ा कि एकेडमिक विकेबलरी की लिस्ट बनाई एक न्यूजीलैंडर प्रोफेसर ने, न्यूजीलैंड के रहने वाले प्रोफेसर ने। और एकेडमिक विकेबलरी में वो अल्फाज हैं जो कि क्लासरूम लेवल पर, लेक्चर में या बुक्स में और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में टर्म्स के तौर पर, इस्तलाहात के तौर पर, स्पेसिफिक वर्ड्स के तौर पर
फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन आम जिंदगी में, आम बोलचाल में इनका ज़्यादा अमल दखल नहीं है। फिर उसके 10 ग्रुप्स मैंने आपको प्रोवाइड किए। अगर कभी आपके पास वक़्त हो एग्ज़ाम्स के बाद फ़ारिग होकर, तो उन्हें पढ़िएगा, याद कीजिएगा, आपकी इंग्लिश की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेक्चर नंबर 12 के अख्ताम पर अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। मुमकिन है कि लेक्चर नंबर 13 भी मैं डिलीवर कर दूं। आज मैं देखता हूं अगर आपके कोर्स आउटलाइन में कोई और टॉपिक रह गया है तो मैं उसको भी डिलीवर कर दूंगा। अदरवाइज़ मेरे लेक्चर्स को देखिएगा, जितने टॉपिक्स मैंने आपको डिलीवर किए हैं ये सारे आपके कोर्स आउटलाइन है, ठीक है। इससे पहले कुछ मैम निगत ने डिस्कस किए थे, कुछ मैंने कर दिए हैं, ये सारे मिलाकर अगर आप सिर्फ अपने टॉपिक्स देख लेते हैं तो ये सारी आपकी कोर्स आउटलाइन है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अपनी टीचर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।